चलिए, first of all, let's revise the entire regulation. Yes, the name of the regulation is SEBI Buyback of Securities Regulation 2018. 2018. हर रेगुलेशन का ईयर आपको याद होना चाहिए. दैट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर आंसर. सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018. बहुत इजी सा रेगुलेशन है. इसको हम शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले कुछ फुद्दू जैसी बातें करते हैं लोग और एक टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आखिर बायबैक क्यों किया जाता है. बायबैक करने के बहुत सारे रीजन, जैसे कि टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर. बोलते जाना है क्लास में. टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, देन टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, enhance long-term shareholder value. If the shares are thinly traded, to provide an exit opportunity, to enhance consolidation, to prevent unwelcome takeover bids, to return surplus cash. कुछ भी, बहुत पैसा ले लो साहब, ठीक है. To return surplus cash, and the last point is to achieve optimum capital structure. अगर हम याद करने चाहें इसको तो सिंपल है. जो येलो में मार्क्ड है ना, वो पहले याद करो. वो लॉजिकल है सारे के सारे, कि ईपीएस बढ़ाना है, रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाना है, ठीक है. उसके बाद में सरप्लस कैश शो दे देंगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे आना है. ओके. उसके बाद में आते हैं ग्रीन वाले 3 पॉइंट्स कि इफ द शेयर्स आर थिनली ट्रेडेड, शेयर्स में ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, तो उस केस में एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम आ जाते हैं. टू इनहैंस द कंसोलिडेशन, हमारा जो स्टेक है उसको कंसोलिडेट करने के लिए भी हम बायबैक कर सकते हैं. और यार कोई हमें टेक ओवर ना कर ले तो उसे अनवेलकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं. चलिए, यहां तक भी चैप्टर शुरू नहीं आता है. अब आता है इसके बाद में चैप्टर में ये टॉपिक बायबैक अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि कभी भी अगर आप बायबैक करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय एओए. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव टू ऑथराइज द बायबैक. नेक्स्ट कम्स लिमिट ऑफ बायबैक, कि बायबैक की लिमिट क्या है? बायबैक अप टू 10%. अगर आप 10% तक बायबैक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय बोर्ड रेजोल्यूशन. लेकिन 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. लेकिन अगर आप बायबैक करना चाहते हैं 10% ज्यादा और अप टू 25%, तो उसके अलावा बायबैक कर सकते हैं बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. सुपर वंडरफुल. ये जब भी आप करेंगे सेबी स्टॉक एक्सचेंज को आप 2 दिन में बता देते हैं. इन केस स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास, तो जब आप शेयर होल्डर्स को नोटिस देंगे, नोटिस के साथ में जाएगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मटेरियल फैक्ट्स. फिर बायबैक की आखिर नेसेसिटी क्या है, बायबैक आप कर रहे हैं कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का, बायबैक में हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड, एंड बायबैक कितने समय में हो जाएगा, टाइमलाइंस ऑफ बायबैक. ये सब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर लिख के देना है शेयर होल्डर्स को. बहुत ज्यादा इजी है. द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन इज कि अगली बार जब आप ये रिवीजन देखेंगे तो उसके पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए एक स्टेप पहले कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा. इसके बाद में चैप्टर का एक्चुअल कोर पार्ट शुरू होता है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं प्रोविजन ऑफ बायबैक. बायबैक 3 माध्यम से कर सकते हैं सब्सटेंशियली. अगर हम लोग जाएं, बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, ऑड लॉट को छोड़ते हैं, बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली. फिर आता है ओपन मार्केट से बायबैक कर सकते हैं, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग. तो ये पॉपुलर 3 मोड हो गए. बिल्कुल ठीक है. बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा कि अगर कोई भी कंपनी चाहती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अपने किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलेगी कि यार आपके पास 5 शेयर है, उसमें से 1 शेयर हम बायबैक करने को रेडी हैं. मतलब हम हर एक को मौका देते हैं कि सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए. इफ देयर आर टोटल 1 लाख शेयर्स एंड वी वांट टू बाय बैक 20,000 शेयर्स, देन रेशियो हो गया 5:1 का. आपके पास 5 शेयर्स है, हम 1 बायबैक करने को रेडी हैं. एवरीवन विल गेट अ अपॉर्चुनिटी हियर टू पार्टिसिपेट. यहां पे बायबैक होगा एट अ फिक्स्ड प्राइस. इजी. ये हो गया बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स प्रोपोर्शनेटली. फिर आ जाता है हमारा बायबैक फ्रॉम ऑड लॉट. ऑड लॉट कुछ भी नहीं है कि अगर आपकी कोई सिक्योरिटीज ऑड से लॉट के अंदर है, शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में होती है, तब आप ऑड लॉट करते थे. अब इसका प्रैक्टिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. फिर आता है बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट. उसमें आता है बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज. बहुत ईजी. आप गए सीधा स्टॉक एक्सचेंज पे धावा बोल दिया. 6 महीने का समय मिलता है. जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है, जैसे जैसे आपको लगता है प्राइस सही है, आप थोड़े थोड़े सिक्योरिटीज को अक्वायर करते रहो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स. फिर आ जाता है लास्ट वाला बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग. यहां पे वापस हम क्या करेंगे? चिट्ठियां लिखवाएंगे. चिट्ठियां पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक करेगी बिडिंग, एंड देन यू विल डिसाइड कि कट ऑफ प्राइस है, इसके ऊपर हमको क्या करना है? अलॉटमेंट करना है. आर वी अंडरस्टैंड? अलॉटमेंट एज इन बायबैक करना है. चलिए, अब एक्चुअली अगर चाहें तो हर एक टॉपिक के अंदर जाना है. सबसे पहले आता है बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स थ्रू टेंडर ऑफर. चलो, क्या होगा उसके अंदर? सबसे पहले, अब सुनो खुद के दिमाग में पहले एक बार दौड़ा लो. सबसे पहले क्या होगा? रेजोल्यूशन. इट कुड बी अ बोर्ड रेजोल्यूशन और अ स्पेशल रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन के 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट देना है. पब्लिक अनाउंसमेंट देना है 1 इंग्लिश, हिंदी, रीजनल, एंड अ कॉपी ऑफ इट हैज टू बी गिवन टू सेबी. रेजोल्यूशन के 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी को, अलोंग विद
डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ये सब दे दिया. सेबी विल हैव हाउ मेनी डेज? सेबी विल हैव 7 days टू रिस्पॉन्ड. इन 7 days के अंदर सेबी हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन दे सकता है. जिसके दिमाग में 15 days आ रहा था वो टेक ओवर कोड है. टेक ओवर कोड में 15 है, आईसीडीआर में 30 है, बायबैक में कितने? 7 days. सेबी विल हैव 7 days टू रिस्पॉन्ड. 7 दिन के अंदर जो भी उन्होंने हमें ऑब्जर्वेशन दिया उसको इनकॉर्पोरेट करके हम बना देंगे लेटर ऑफ ऑफर. ऑब्जर्वेशन से कितने दिन में? 5 दिन के अंदर, 5 days के अंदर लेटर ऑफ ऑफर हैज टू बी गिवन टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. उसके पहले यू हैव टू डिक्लेयर अ रिकॉर्ड डेट. ओके, जैसे आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिया है, इसके बाद में हमें वैसे तो टेंडर ऑफर ओपन करना है, लेकिन उसके पहले एस्क्रो अकाउंट आएगा. मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द टोटल कंसिडरेशन. इफ द टोटल कंसिडरेशन इज अप टू 100 CR, then how much? 25%. Just 25% of the entire consideration has to be paid in escrow. If the total consideration is more than 100, then 10% of 100 and excess के ऊपर 25% of 100 and excess के ऊपर 10%. ये पैसा हमें escrow में जमा करा देना है prior to opening of the buyback offer. Buyback offer has to open when हमने जब लेटर ऑफ ऑफर दिया था उसके 5 दिन के अंदर. लेटर ऑफ ऑफर दिया था उसके 5 दिन के अंदर टेंडर ऑफर ओपन हो जाना चाहिए. टेंडर ऑफर हैज टू रिमेन ओपन फॉर 10 days. उसके बाद टेंडर ऑफर जब क्लोज होगा, रुकना, क्लोज होते ही आपको एक और स्पेशल बैंक अकाउंट क्रिएट करना है. अब ये बहुत केयरफुली, ये फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होना चाहिए. टेंडर ऑफर क्लोज होने पे हमें करना है अब एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन. उसमें कितना पैसा जमा कराएंगे? रुकना. सच सम ऑफ मनी विच along with 90% of money deposited in escrow should constitute the total consideration payable. You have to deposit in the special bank account registered with SEBI such sum of money which along with the 90% of the amount deposited in escrow should constitute the total consideration payable. और उसके बाद में जब हमने क्लोज कर दिया है उसके 7 days के अंदर either you have to pay or return the securities. और जब आपने एक्सेप्ट कर ली थी सिक्योरिटीज उसके 15 दिन के अंदर you'll have to physically destroy or extinguish. जब हम फिजिकली डिस्ट्रॉय करेंगे, एक्सटिंग्विश करेंगे, इसके दौरान आपका रजिस्ट्रार या फिर मर्चेंट बैंकर, इन दोनों में से कोई एक, एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये प्रेजेंट होने चाहिए. और ये कितना आसान है, कितना आसान है. अगर आप इसको अकेले बैठ के भी देखें तो आप पूरा पॉइंट बोल पाएंगे. और हर चैप्टर का एक कोर होता है, वो अगर कोर आपको याद है बाकी सब एकदम फुद्दू फुद्दू लगता है. फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज वाले मोड पे. स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा आसान क्यों है? क्योंकि उसमें इतना सा तो टॉपिक है, फिर पॉइंट्स टू नो के अंदर वहां पे हमारे 4-5 पॉइंट आ जाते हैं. चलिए बहुत इजी स्टॉक एक्सचेंज का पॉइंट. सेकंड मोड के हम बायबैक कर सकते हैं फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. जब स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक करें सबसे पहले रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल. बट यहां पे एक स्पेशल चीज है, क्या? The resolution will specify the maximum price at which buyback can take place. कर लिया सर. उसके 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट. आपने जब रेजोल्यूशन पास किया है उसके 2 दिन के अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है. पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया. पब्लिक अनाउंसमेंट कहां? वही न्यूज़पेपर सेबी. अब ये पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 दिन के अंदर बायबैक पीरियड विल स्टार्ट. बहुत केयरफुली समझना. रेजोल्यूशन हुआ है, 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट से 7 दिन के अंदर बायबैक पीरियड स्टार्ट. सर वो लेटर ऑफ ऑफर से अभी अरे कुछ नहीं करना है, यहां पे सीधा स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर रहे हैं हम लोग. 7 दिन में बायबैक पीरियड स्टार्ट. उसके पहले एस्क्रो में पैसा जमा करा देना आपको कितना? फ्लैट 25%. फ्लैट 25% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल. 2.5% शुड बी मेंटेन्ड इन एस्क्रो अकाउंट थ्रू आउट द टेन्योर. ओके, अभी जब यहां पे हमारा बायबैक का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यू विल गेट मैक्सिमम 6 months टाइम जिसमें सारी सिक्योरिटीज को हमें एक्वायर कर लेना है. और इस दौरान ही हमको फिजिकली डिस्ट्रॉय और एक्सटिंग्विश करते रहना है. कब? 1 month में जो भी सिक्योरिटीज बायबैक हुई दे हैव टू बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड और एक्सटिंग्विश बाय 15th of next month. And when all the securities have been bought back, then these securities have to be physically extinguished or destroyed within 7 days. अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आसान है. अब पॉइंट्स टू नोट में क्या था? चलो नीचे में फ्लिप नहीं कर रहा, याद करने की कोशिश करते हैं. पॉइंट्स टू नोट में क्या था स्टॉक एक्सचेंज पे? हम एक पॉइंट बोला, हम बायबैक करेंगे सिर्फ वहां से उन स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके पास नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल है. जब बायबैक हो रहा होगा तब सामने वाले को हमारी स्क्रीन पे दिखेगा कि ये कंपनी ही बायबैक कर रही है. प्रमोटर, पर्सन इन कंट्रोल, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म से होगा. Daily update has to be given on 2 places on stock exchanges website in the format specified by SEBI. कल आपने पढ़ा होगा ना घर पे,
व्हेन यू रीड इट लाइन बाय लाइन तब बहुत बारीक बारीक चीज समझ में आती है। यहाँ पे सर स्टॉक एक्सचेंज के साथ में सेबी भी लिखा है, अरे सेबी को नहीं देना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज को देना है, बट इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय सेबी। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी डेली अपडेट जाएगा और हमारी खुद की वेबसाइट पे भी डेली अपडेट जाएगा। लाइफ इज सो इजी, खत्म। नो बायबैक फ्रॉम प्रमोटर पर्सन इन कंट्रोल, डेली अपडेट ऑफ बायबैक ऑन स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट, ऑन कंपनीज वेबसाइट, एंड बायबैक ओनली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल बाय ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म, एंड कंपनीज नेम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारा दिमाग बनाता है यहाँ पे वेज बिरयानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ले आता है कि हाँ हर एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड कंप्यूटर टर्मिनल होना चाहिए। नहीं, तो वो पॉइंट, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा रिविजन से। क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, इतना सारा पढ़ते हैं ना हम, तो थोड़ा सा जैसे कि सेबी से ऑब्जर्वेशन आएगा 15 डेज में या 30 डेज में, तो इसका सोल्यूशन इज रिवीजन। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुका है कि हमें पता है सेबी कैसे देते हैं, सेबी हमें ऑब्जर्वेशन बता सकता है, ये कंसेप्ट है। अब 15, 37 ये है जो रिपीटेशन है, ये याद ही करना पड़ता है, ये रिवीजन के साथ आता है। इसीलिए मियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम एग्जाम में नहीं जा पाते हैं। अगर सिर्फ मियर अंडरस्टैंडिंग, सर मियर अंडरस्टैंडिंग सब आता है, ओपन बुक नहीं है ना यहाँ पे आपको 7, 15, 30 ये सब याद रखना पड़ेगा, कहां 5 है कहां 7 है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटीज लॉ में मेजॉरिटी बच्चे तो पास हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का ही प्रॉब्लम है। 50% बच्चों को अगर अंडरस्टैंडिंग जम भी गई तो वहां पे पास होने के लिए प्रॉब्लम क्या आएगा, ये फ्रीक्वेंट रिवीजन 7, 5। आप देखो ना अभी अपन ने जो पढ़ा, यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे याद रखना पड़ेगा, यहां से 2 डेज, वहां से 7 डेज, यहां से 6 मंथ्स, नीचे 15 डेज भी 7 डेज भी। सबसे पहले 2 डेज के अंदर आपको देना है पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके 7 डेज के अंदर इशू ओपन होगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए इशू रह सकता है, और फिर पीरियोडिकली 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक उसको आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय, और जब पूरा क्लोज हो गया तो 7 डेज में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये तो फिर भी ठीक है। इसके पिछले वाले में जो हमने पढ़ा वहां पे कितने टाइम लाइन है, सबसे पहले 2 आता है, फिर 5 आता है, फिर रुको एकदम सिर्फ 257 बोलने से नहीं समझेगा। सबसे पहले रेजोल्यूशन से 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट है, रेजोल्यूशन से 5 दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को होता है, सेबी के लिए हम वेट करते हैं फॉर 7 डेज, जब ऑब्जर्वेशन आ गया उसके 5 दिन के अंदर हम पब्लिक को देते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके 5 दिन के अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए, इशू ओपन होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, जब इशू क्लोज हो जाता है उसके 7 डेज के अंदर या तो पे करना है या फिर रिटर्न करना है, उसके 15 दिन के अंदर फिजिकली एक्सटिंग्विश करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ये रिविजन से ही याद रहेगा, ये रिविजन से ही याद रहेगा, वरना 5-7 उल्टा सीधा होता रहेगा। तो आप बस सोचो कि एग्जाम में गलती करने के लिए पॉसिबिलिटीज कितनी सारी है। अब हर जगह पे अगर हम परफेक्ट रहते हुए गए तब पॉसिबिलिटी है कि हम एकदम टॉप नॉच आंसर लिख पाएंगे। चलिए, और इसके बाद में आ जाता है हमारा लास्ट वाला, बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। चलिए, बुक बिल्डिंग, यस, बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। इसको हम लोगों ने टाइमलाइन पे लिया है बिकॉज यहां पे पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, इन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया है। सबसे पहले आता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का किसी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, गया। रेजोल्यूशन के बाद में आएगा क्या, पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी मेड 7 डेज प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द ऑफर। कि आप जब ऑफर ओपन कर रहे हैं उसके 7 दिन पहले पब्लिक अनाउंसमेंट, और पब्लिक अनाउंसमेंट देने के पहले एस्क्रो का पैसा आ जाना चाहिए। और एस्क्रो में कैसा आएगा, वही 100 करोड़ 25%, उसके ऊपर 10%। तो अब अगर इस टाइमलाइन को हम सोचें तो हो ऐसा जाता है, रेजोल्यूशन, एस्क्रो, पब्लिक अनाउंसमेंट, इशू ओपन, सही है। लेकिन ऐसे आप हमेशा रिवाइज हमेशा ऐसे ही करना है कि रेजोल्यूशन दिया, उसके बाद में हमें पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे इशू ओपन होने के 7 दिन पहले, और पब्लिक अनाउंसमेंट के पहले एस्क्रो। तो इस तरह से याद रह जाएगा। तो फिर सेकेंड टाइम अगर सोचते हैं तो रेजोल्यूशन, एस्क्रो, पब्लिक अनाउंसमेंट एंड देन इशू ओपनिंग। ओके, इशू ओपन रहेगा फॉर पीरियड ऑफ 15 to 30 डेज। इस बीच सारे बिड्स आ जाते हैं, और जैसे इशू क्लोज हुआ उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मर्चेंट बैंकर एंड द कंपनी विल डिटरमिन द कट ऑफ प्राइस। और जिन जिन लोगों का कट ऑफ प्राइस में सिलेक्शन हो गया है उनकी सिक्योरिटीज बायबैक कर ली जाएगी एट द कट ऑफ प्राइस, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में सिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके 15 दिन के अंदर ऑल द सिक्योरिटीज विल बी फिजिकली एक्सटिंग्विश्ड। सोचें तो सबसे आसान यही है क्योंकि सबसे छोटा है ये, बस। और इसके बाद में इसके पॉइंट्स टू नो में भी बहुत आसान है, 2 ही पॉइंट है कि बुक बिल्डिंग होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी। इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी
इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी मतलब ऑनलाइन होगा और ट्रांसपेरेंट होगा ताकि सबको पता चले कि क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी. नेक्स्ट इज बिडिंग सेंटर. तो बिडिंग सेंटर मिनिमम 30 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, और साथ में हर एक बिडिंग सेंटर पे रहेगा एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड कंप्यूटर टर्मिनल. टिंग टिंग टेडिंग, और यहां पर आकर ये सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट. आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब अगर देखें ऐसे ही, पहले तो हम लोग एडिशनल के कुछ टॉपिक इस सुनो एक काम करते हैं. एडिशनल एक बार दिमाग में देखो क्या था. सबसे पहला टॉपिक बायबैक के सोर्स ऑफ बायबैक क्या है? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड. कि कोई भी शेयर है सिक्योरिटी इशू की, उसके जो प्रोसीड्स है वो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर ये. नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑन बायबैक. के बायबैक का प्रोहिबिटेड है. अगर आपने डिफॉल्ट किया, मेन पॉइंट पे आते हैं, अगर आपने डिफॉल्ट किया इन डिपॉजिट, इन टर्म लोन, इन प्रेफरेंस शेयर, इन डिबेंचर्स, इन इट्स इंटरेस्ट और रिपेमेंट, इसमें अगर कोई भी डिपॉजिट आपने डिफॉल्ट किया है तो उस केस में आप बायबैक नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट को रेमेडीड कर दिया है, रेमेडीड मतलब आप पे कर दिया है, उसके भी 3 साल हो गए, 3 years हैव elapsed, उसके बाद में आप बायबैक करने के लिए वापस एलिजिबल हो जाएंगे. तो आप you cannot buy back, you cannot buy your own shares through directly, indirectly or through your subsidiary or investment company if you have defaulted. Are we understanding? चलो, इसके बाद में एक और टॉपिक था एस्क्रो में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सोर्सेज हैं. पहला कैश डिपॉजिट कर लो, बेस्ट सोर्स है कैश. रुको, लेकिन लिखते टाइम कैश इन अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. अब एक होता है याद रखना और एक होता है उसको पूरा, तभी घर पे एक रीडिंग कंपलसरी होती है ताकि आपको पूरा पॉइंट ध्यान है क्या है. तो कैश आपको याद रखना है, बट कैश कहां डिपॉजिट करोगे? इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. दूसरी चीज बैंक डिपॉजिट, आप बैंक गारंटी, आप बैंक गारंटी ले सकते हो. तीसरी चीज आपकी डिपॉजिट, यू कैन डिपॉजिट द सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर, एंड डी इज अ कॉम्बिनेशन. खत्म हो जाता है. इसके बाद में आ जाते हैं ऑब्लिगेशंस वाले पॉइंट. चलो, इसके बाद में आते हैं हम लोग ऑब्लिगेशंस पे. तो कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने लेटर ऑफ ऑफर, पब्लिक अनाउंसमेंट, जो भी डिटेल्स दिए उसमें सब चीजें कैसी होनी चाहिए? ट्रू, एक्यूरेट, फेयर और कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. ये पहला पॉइंट बहुत इजी. कंपनी कभी भी कोई सिक्योरिटीज इश्यू नहीं करेगा ड्यूरिंग द बायबैक. बायबैक का पैसा पे किया जाएगा कंपल्सरीली इन कैश. कंपनी एक बार बायबैक अनाउंस करने के बाद में विड्रॉ नहीं कर सकती. जब तक ये बायबैक का पीरियड चल रहा है, अनाउंसमेंट आया वहां से लेके क्लोज नहीं हो गया, तब तक प्रमोटर या पर्सन इन कंट्रोल जो है वो शेयर्स में डीलिंग नहीं कर सकते. एंड बायबैक होने के 1 साल तक कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती. ये सब चीजें. ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, उसको क्या ध्यान रखना है कि कंपनी ये सब जो भी चीजें दे रखा है रेगुलेशन में वो सब इंप्लीमेंट कर पाएगी ना. एस्क्रो में पैसा जमाया, कराया नहीं कराया, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है या नहीं है, बायबैक का पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है नहीं दिया, लेटर ऑफ ऑफर प्रॉपर्ली दिया है नहीं दिया, और पब्लिक अनाउंसमेंट में सारे कंटेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है. एंड दिस इज अ सुंदर सा छोटू सा बायबैक रेगुलेशन. देयर इज जस्ट नथिंग इन दिस रेगुलेशन. मुझे लगता है कि 15 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट लगे होंगे रेगुलेशन में, जबकि हमने तो बीच में 2 बार 3 बार भी देखा है एक चीज को. ये सब करते हुए भी इस रेगुलेशन में क्या लगते हैं? 15 से 20 मिनट. आर वी अंडरस्टैंडिंग? कुछ है ही नहीं, जस्ट कुछ है ही नहीं. हाँ, ए नहीं, रुक जा, ऐसे नहीं, प्लीज, नहीं, मना करो मैं कुछ नहीं. एक घंटा पता है, वैसा मत करो, मुझे बहुत